आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जेई मेंस के एग्ज़ाम्स को लेके कि अब तो 15-20 दिन ही बचे हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए हमें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चंस लिंक करके और डिफरेंट चैप्टर्स से कंबाइन करके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। कुछ जगह पे चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती हैं, कुछ एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेमोरी पावर भी अपनी अच्छी रखनी है। यहाँ पे जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है अगर हम कंपेयर करें इसको फिजिक्स या केमिस्ट्री से। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बेस्ड ऑन 5 इयर्स ऑफ डेटा 90 to 100 तो आपने प्रिडिक्ट करके क्वेश्चंस देख लिए कि इतना तो यार प्रिडिक्ट करके आ जा रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। होपफुली ये न्यू ईयर आपको आपकी ड्रीम डेस्टिनेशंस तक लेकर जाए। तो जेईई मेंस का एग्ज़ाम्स तो बहुत पास आ चुका है, टेंशन भी हो रही होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि 2 साल आपने जो कड़ी मेहनत की है उसको रिजल्ट में बदलने का टाइम यही है। तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जेईई मेंस के एग्ज़ाम्स को लेके कि अब तो 15-20 दिन ही बचे हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए हमें, कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से होते हैं, उनमें से एक सवाल का जवाब आपको आज मिलने वाला है। हम बात करने वाले हैं मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ऑफ जेईई मेंस के बारे में। तो मैं विशाल सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट लुधियाना विद्यापीठ, आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कौन से टॉपिक्स हमारे सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो एक पैटर्न ड्रिवन एग्ज़ाम है। क्वेश्चंस रैंडम नहीं पूछे जा रहे कि आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को ही फोकस कर लें तब तो बहुत इजीली स्कोर किया जा सकता है। और आज हमें इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप बात करोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके, केमिस्ट्री में लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स जो टॉपिक है हमारा, उससे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हर शिफ्ट में लगभग सिमिलर क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। तो उसी पैटर्न को आज हमें समझना है, ठीक है। ये एनालिसिस आपको लगभग 5 इयर्स की एनालिसिस के बेसिस पे ये पूरा पैटर्न आपके सामने आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो 1 by 1 हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन मैथ्स। फिजिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से रिवीजन की रिक्वायरमेंट है अभी, इसके बाद केमिस्ट्री एंड देन मैथमेटिक्स। चलिए सबसे पहले देखिए, बात कर रहे हैं हम फिजिक्स की। यहाँ पे आपको कुछ चैप्टर्स दिखाई दे रहे होंगे और ये चैप्टर्स 60% वेटेज कवर करते हैं। 60% अगर आप देखो तो एक बहुत ही बड़ा पैटर्न है। इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो काफी नंबर आप स्कोर कर सकते हो, मतलब 100 में से 60 मार्क्स तो आपने इधर से स्कोर कर लिए। अब इन चैप्टर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं आप देख सकते हो। सबसे पहले हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लगभग 10% के आसपास क्वेश्चंस इससे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद 10% मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपको यहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी एवरेज 9% क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं। सिमिलरली ऑप्टिक्स से 9.2%, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी 9.9%। इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा फोकस और बढ़ा लेना, क्योंकि ये आपको दोनों जगह पे काम आते हैं, फिजिक्स के अंदर भी और केमिस्ट्री के अंदर भी। नेक्स्ट आपका मॉडर्न फिजिक्स, यहाँ भी आपको फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री के अंदर में भी पढ़ रहे हो। नेक्स्ट मैकेनिक्स। मैकेनिक्स अब जैसा आपको पता ही है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चंस लिंक करके और डिफरेंट चैप्टर्स से कंबाइन करके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो फिजिक्स में आपने इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को समझ लेना है जो कि अप्रोक्सीमेटली 60% वेटेज कवर करते हैं। अब हमने देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जोन्स दिखाई दे रहे हैं, सेफ जोन, कैलकुलेटेड रिस्क एंड वेरिएबल जोन। इनमें हमने चैप्टर्स को डिवाइड किया है, मतलब कहाँ पे स्कोर करना इजी है और कहाँ थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, आप इन पैटर्न के बेसिस पे समझो। जैसे सबसे पहले अगर हम फिजिक्स में सेफ जोन की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट बट रिकरिंग क्वेश्चन जो है बहुत इजी तो नहीं है, हाँ मॉडरेट लेवल के हैं लेकिन रिपीटेड हैं। ये बार बार देखा गया कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं,
तो अगर रिपीट हो रहे हैं तो भाई फोकस करने की जरूरत तो है ही। चलिए देखिए इसमें कौन से चैप्टर्स हमारे कवर हो रहे हैं। ईएमआई एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, अप्रोक्सीमेटली 7.3% कवर करता है ये। और अगर 7.3% कवर कर रहे हैं और रिकरिंग है तो इसका मतलब आपको पैटर्न आप इजिली इसका समझ सकते हो कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ही होते हैं। तो अगर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से बार बार रिपीट कर रहे हैं तो भाई छोड़ना क्यों है इनको, हमें तो सॉल्व करना है। तो मैग्नेटिज्म से भी अप्रोक्सीमेटली आपको 7.3% या लगभग आप कह सकते हो 2 क्वेश्चंस इससे मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखिए हमारा जो सेक्शन है वो है कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे लो लेवल तो लो है और क्वेश्चंस भी कैसे हैं, प्रिडिक्टेबल है, मतलब आप प्रिडिक्ट भी कर पा रहे हो कि यार यही क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं, मेरे लिए एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो वेव्स एंड एसएचएम, देखो इन जनरल क्या होता है कि ये चैप्टर्स काफी लास्ट में पढ़ाए जाते हैं और लास्ट में पढ़ाए जाते हैं तो कई बार बच्चे उसको उतना फोकस नहीं करना चाहते वेव्स और एसएचएम को। लेकिन अगर आप एग्जाम पैटर्न देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो इनसे जनरली काफी इजी क्वेश्चंस ही बन जाते हैं, जो कि अगर आप पेपर इस चैप्टर को अच्छे से आपने नहीं पढ़ा है तो वो फ्री के नंबर आपके जा रहे हैं। तो थोड़ा सा फोकस करना कि वेव्स एंड एसएचएम जो है क्वेश्चंस का लेवल लो है और हमारे प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस है, तो इनको तो फोकस करना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वेरिएबल जोन। वेरिएबल जोन में देखो क्या है, टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन प्रेडिक्टेबल उतने नहीं है। मतलब क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो कुछ भी पूछ दे रहा है, कभी उन्होंने नहीं भी दिया एग्जाम के अंदर। लेकिन अब इनमें देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं मेनली जो कवर हो रहे हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स। ग्रेविटेशन और फ्लूइड्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली 12.4% का वेटेज कवर करते हैं। 12.4% मतलब आप 3 से 4 क्वेश्चंस कह सकते हो कि इन चैप्टर्स से आ रहे हैं, जो चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रिडिक्टेबल थोड़े से कम है कि आप कह नहीं सकते कि इनसे क्वेश्चंस कौन से टाइप के बन रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबकी अपनी कुछ न कुछ फेवरेट होती है, किसी की फिजिकल हो गई, कोई ऑर्गेनिक में अच्छा है, कोई इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छा है। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो जनरली जो क्वेश्चंस हमें एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनका देखो पैटर्न क्या रहता है। जैसे 30% क्वेश्चन हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखे। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे फोकस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। यहाँ पे आपने देखा कि पीरियोडिक टेबल। अब जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीजें आ गई, क्योंकि आपने देखा होगा कि पी ब्लॉक के अंदर भी पीरियोडिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट इसमें कवर हो रही हैं। पीरियोडिक टेबल का मतलब हुआ कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन जो कि पी ब्लॉक से रिलेट होके भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा इजी है। ठीक है, लेकिन यह है कि कई बार कुछ जगह पे चीजें मेमोराइज करनी पड़ती हैं, कुछ एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेमोरी पावर भी अपनी अच्छी रखनी है। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी एवरी ईयर 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आपको इन चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो स्किप की ही नहीं जा सकती, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा जिससे कि 1-2 क्वेश्चंस आपके गलत ना हो। और आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपके क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस भी बहुत कम है। नेक्स्ट आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक अगर लास्ट ईयर के जेईई मेंस की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये, क्योंकि कई सेट के अंदर डी और एफ ब्लॉक से 2 क्वेश्चंस तक आए हुए थे और सेम पैटर्न पे। जैसा कि आपको जैसे लैंथेनॉइड्स की अगर बात करें तो लैंथेनॉइड्स के अंदर हमने देखा था कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए थे, तो इन चैप्टर्स को भी बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इंडिविजुअली शायद किसी एक चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। इन जनरल वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस देते हैं जिसमें एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 रिएजेंट तो रहेंगे ही रहेंगे, और उनमें अब रिएजेंट्स कुछ उठा लिया उन्होंने हाइड्रोकार्बन से उठा लिया, कुछ उन्होंने कार्बोनिल कंपाउंड से ले लिया।
तो वो डिफर कर सकता है, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। हाँ, लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से फोकस करना, उससे 1 से 2 क्वेश्चन बनना ही बनना है। और अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ऑब्वियस है कि आप कर लोगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। फिजिकल केमिस्ट्री में भी अगर आप फोकस करोगे तो यहां पे भी फिक्स्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है, ज्यादातर चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल्स के आने के। और अगर आप लास्ट में इंटीजर टाइप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें लगभग 2 to 3 क्वेश्चंस आपको फिजिकल केमिस्ट्री से मिल सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो फिक्स्ड पार्ट है, तो ये जो आपको वेटेज दिख रहा है यहाँ पे, ये वो पार्ट है जो लगभग फिक्स्ड है। ठीक है, और बाकी जो बच गए आपके वो वेरिएबल पार्ट के अंडर में कवर होते हैं। चलिए, अब कौन से टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीएच स्केल। पीएच स्केल आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, जैसा कि आपको सभी को पता होगा। इससे आपको हर साल क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। अब चाहे वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के ऊपर पूछ दे, या फिर आपसे नॉर्मल 2 वीक एसिड के कॉम्बिनेशन के साथ पूछ दे, या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बेसिस पे पूछ दे, कैसे भी करके पीएच एंड पीओएच से क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आपका बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें भी आपने अगर पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा तो या तो क्वेश्चन बैलेंसिंग से दे सकता है, या फिर आपके लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इन 2 टॉपिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर नॉर्मली हमें दिख जाते हैं। अगली बार बात करें तो पीरियोडिक टेबल, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, पीरियोडिक टेबल में भी जैसे कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछेगा तो जनरली डी या एफ ब्लॉक से रिलेटेड कोई ना कोई एलिमेंट उठाता है। सेम ऐसे ही आपको अदर टॉपिक्स की बात करें तो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस मैकेनिज्म, रिएक्शंस मैकेनिज्म में ज्यादा फोकस किस पे करना, जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की रिएक्शंस है, SN1 SN2 SNI, इन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। इलिमिनेशन E1 E2 E1CB, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और आपके नेक्स्ट जितने भी इधर के टॉपिक्स होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पे बहुत अच्छे से फोकस करना, क्योंकि ज्यादातर केसेस में आप देखे होंगे कि आपने अगर डायरेक्ट किया क्वेश्चन कभी भी तो गलत होने के चांसेस हैं। ज्यादातर चांसेस है कि वो कुछ प्रॉपर मैकेनिज्म में कुछ कार्बोकटायन का शिफ्ट हो रहा होगा, रीअरेंजमेंट हो रहा होगा, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, या फिर आप कह सकते हो आइसोमेरिज्म। इस चैप्टर से आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और ये आपको मिल गया कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आजकल ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं हम मैथ्स पे। देखो, मैथ्स में आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। अगर हम कंपेयर करें इसको फिजिक्स या केमिस्ट्री से, जैसा कि आप देख पा रहे हो, बेस्ड ऑन 5 years ऑफ डेटा द पैटर्न इज 99% फिक्स्ड। तो सोच रहे हो कि यार अगर 99% फिक्स्ड है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है प्रैक्टिस पे। और एक पॉइंट यहाँ पे आती है, कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंदी होती हैं, तो थोड़ा सा आपको पहले से ही प्रैक्टिस की रहनी पड़ेगी इसके लिए, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ठीक है, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स से जो भी टाइम बचेगा वो पूरा मैथ्स में यूटिलाइज करना है, क्योंकि इन जनरल मैथ्स ज़्यादा टाइम लेगा आपका। जैसे केमिस्ट्री मान लो अगर आपने 35 to 45 मिनट्स में कर ली है, फिजिक्स भी ट्राई करो कि 50 मिनट्स के अराउंड फिजिक्स भी कर लो। बाकी जो इधर से टाइम बचा, 30 मिनट्स 25 मिनट जो भी बचता है, उसको पूरी तरह से यूज करो मैथ्स की कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, चलिए, तो मैथ्स में हम लोग बात करते हैं बैकबोन क्या है। सबसे पहले कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा मैथ्स की बैकबोन है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही एग्जाम के अंदर, और आपको फोकस करना पड़ेगा कि अब देखो कैलकुलस में थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको कई बार लेंदी मिल जाती हैं, तो थोड़ा सा फोकस करना, टाइम अपना सेव करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है तो स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपको एक टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के, लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करने के भी 4 मार्क्स ही मिलने हैं, और एक इजी सा क्वेश्चन सॉल्व करने के भी आपको 4 मार्क्स ही मिलने हैं। तो वहां पे आपको बहादुरी नहीं दिखानी है, वहां पे आपको रिसर्च नहीं करनी है। चलिए,
अब बात करते हैं मैथ्स में पैटर्न वाइज। सबसे पहले कैलकुलस का, जैसा कि आप वेटेज देख रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 20% का वेटेज कवर करता है। 20% में लगभग आपके 5 क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। फिर आप आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कवर करता है। फिर एलजेब्रा, एलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस कवर करते हैं। वेक्टर 3D से एग्जाम में आपको लगभग 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इनसे भी अप्रोक्सीमेटली आपको 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये 76% ऑफ द टोटल पेपर कवर करता है। ठीक है, तो इनको तो कहीं से भी नहीं स्किप कर सकते हैं, आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 76% ये स्कोर आपको बना के दे सकते हैं। चलो अब इंडिविजुअली कुछ पर्टिकुलर हम क्वेश्चंस देखते हैं। आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर में कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप देख रहे हो पीएच कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो इन सब चीजों को आप देख सकते हो कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस अभी जस्ट हमारे प्रीवियस के शिफ्ट में पूछे गए हैं। देखो, अब जैसा कि हमने एक एनालिसिस देख लिया, अब आपको समझना यह है कि पेपर टफ नहीं है। आपको अटेम्प्ट करने का तरीका पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारा फोकस बढ़ाना है, कहाँ पे आपको स्किप करने की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों चीजें बैलेंस जब रहेंगी तो आपके लिए बेटर होगा एग्जाम क्रैक करना। इसीलिए हम कहते हैं कि स्ट्रैटेजी ज्यादा जरूरी होती है। अब आप स्टार्ट कर दिए, आपको पहला ही क्वेश्चन मिल गया बहुत लेंदी, आपने उस पर 10 मिनट वेस्ट कर दिए। चलो मान लो 10 मिनट वेस्ट करके आपका आंसर आ भी गया, तो अगर आंसर आ भी गया तो उसके लिए आपने 10 मिनट वेस्ट किए हैं, जिसमें लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बन सकते थे। तो इन्हीं टाइम्स को हमें क्या करना होता है, बचाना होता है। अब देखो, जैसा कि यहां आप देख रहे हो 35 to 40% जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली हार्ड है। ठीक है, और 60 to 65 क्वेश्चंस हमारे इजी टू मीडियम है। तो फोकस किधर करना है आपको, पहले इधर फोकस करो, इन्हें सिक्योर करो। इन 60 to 65% में एटलीस्ट आप 50 to 60% तो सिक्योर करना ही पड़ेगा आपको। जब आपने इनको सिक्योर कर लिया और आपने टाइम को भी सेव कर लिया, तो वो टाइम अब यहाँ पे यूज कर लो। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको दिमाग में अपने रखनी है, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा तो उससे आगे बढ़ो, वहां टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप ये ओवरऑल देख रहे हो कि जो हमने टॉपिक्स अभी डिस्कस किए फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर, ये टॉपिक्स ही आपको अप्रोक्सीमेटली 90 to 105 स्कोर दे रहे हैं। और बाकी के जो सिर्फ इतने टॉपिक्स लगभग आपको इतना स्कोर तक पहुंचा दे रहे हैं। और इसके बाद जो टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं उनसे आप फर्दर स्कोर कर सकते हो। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि 90 to 100 तो आपने प्रिडिक्ट करके क्वेश्चंस देख लिए कि इतना तो यार प्रिडिक्ट करके आ जा रहा है। ठीक है, प्रीवियस के क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि 100 मार्क्स तो सिर्फ आप प्रिडिक्ट करके कर ले रहे हो कि अच्छा इस तरह से 100 मार्क्स हमें स्कोर कर लेने हैं। बाकी के जो मार्क्स होंगे वो आपके जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, आपको रिकवर करा देंगे। तो इन सारी चीजों को आपको फोकस करना है। तो आप इस पूरे वीडियो में एक बात तो समझ गए होंगे कि डेटा को फॉलो करना है, पैनिक को नहीं। पैनिक नहीं होना, आप डेटा देखो कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, हमें फोकस भी उधर ही करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।